बोलना चाहता है लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल सूख चुकी है। वो आद्य स्त्रोतम पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा। वो इधर उधर देखना चाहता है लेकिन सर नहीं हिला पा रहा। वो हाथ पैर हिलाना चाहता है लेकिन जैसे उसको पैरालिसिस सा हो गया हो। स्वागत है आपका फिर से एक बार द डर डायरीज के एक और एपिसोड में, मेरे यानी अहमद फराज के साथ। असम के बारे में जब भी हम बात करते हैं हमारे दिमाग में आते हैं बिहू फेस्टिवल, या फिर खूबसूरत सी ब्रह्मपुत्रा रिवर, या बहुत खूबसूरत बड़े चाय के बागान, या गुवाहाटी की चहल पहल। हम नॉर्थ इंडियंस जब एज अ टूरिस्ट असम जाते हैं तो वहाँ के कल्चर को, वहाँ की ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। लेकिन असम जितना डॉक्यूमेंट्रीज़ में या ओटीटी में या फिल्मों में दिखाया गया है उससे कहीं ज़्यादा कल्चरली रिच है और बहुत पुरानी असम की एक हिस्ट्री रही है। आज की कहानी असम से है। असम के रहने वाले चिन्मय डेका, जो 2010 में 26 साल की उम्र में कैलकाटा में रह रहे हैं, एक आर्किटेक्ट है। और किसी वजह से 26 साल की उम्र में वो अपनी फादर की साइड का एक लौता सर्वाइविंग मेंबर है। बस एक दादी हैं जो एंसेस्ट्रल गांव दुमदुमा गांव में रहती हैं। दुमदुमा गांव गुवाहाटी से तकरीबन 450-500 किलोमीटर की दूरी पर दुमदुमा रिवर के तट पर एक छोटा सा गांव है, जो इतना छोटा है कि सब एक दूसरे को जानते हैं और बड़े पीसफुली वहाँ रहा करते हैं। लेकिन किसी रीज़न की वजह से इसकी फैमिली के सारे मेंबर्स फादर साइड के एक एक करके पिछले कई सालों में चल बसे। सबसे पहले इसके दादा जब ये बहुत छोटा था, उसके बाद एक लौते चाचा जो उस वक्त अनमैरिड थे, और उसके बाद इसके पेरेंट्स जिनके एक एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो गई। क्या वजह है कि एक एक करके इसके फादर की साइड के सारे मेंबर्स की डेथ हुई? क्या ये इत्तेफाक था या कोई श्राप इसकी फैमिली पर? आज की कहानी इसी श्राप के बारे में है। चिन्मय एक मीटिंग में बैठा है अपने ऑफिस में। अचानक से उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन एक अननोन नंबर से आ रहा है। पहले वो इग्नोर करता है, उसको काट देता है, लेकिन फ़ोन फिर आता है उसी नंबर से। वो फिर उसको काट देता है, लेकिन फ़ोन बार बार आता है। तो थक हार के वो अपने को एक्सक्यूज़ करके मीटिंग से निकलता है और फ़ोन उठाता है। उधर से आवाज़ आती है, खोका, हेलो। खोका, ये नाम उसके बचपन का नाम था, चिन्मय का। बहुत साल हो गए थे उसको ये नाम सुने। पेरेंट्स की डेथ के बाद किसी ने उसको इस नाम से नहीं पुकारा था। वो नाम सुनकर थोड़ा सा एकदम से स्टिल हो गया। हेलो खोकादा, बिट्टू दमदमा से। बिट्टू दमदमा गांव से। ये दोनों अल्फाज सुने उसको जमाने हो गए थे। एकदम से कुछ समझ नहीं पा रहा था कि कौन है। कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, फिर अचानक से फिर बात भी करनी थी उसको। बिट्टू नाम से कुछ तो याद आ रहा था कि कोई तो था, लेकिन ढंग से शायद उस वक्त याद नहीं कर पा रहा था। तो फिर बोला, हाँ बिट्टू बोलो, क्या हुआ? सब ठीक है? दादी ठीक हैं? नहीं दादी ठीक नहीं है। कुछ खाती नहीं है, कुछ पीती नहीं है ढंग से, बाहर भी जाना बंद कर दिया है। बहुत तबीयत उनका ठीक नहीं है। आप आ जाओ ना दादा, बहुत दिन हो गए आपको आए हुए। हाँ मैं जानता हूँ दादा, काकू और काकी माँ के जाने के बाद आपने यहाँ आना बंद कर दिया है, पर दादी अकेली हैं दादा, आ जाओ ना। कुछ देर वो बस ज़मीन को देखता रहा चिन्मय, और सोचता रहा कि माँ बाप के जाने के बाद जो एक कनेक्शन था दमदमा गांव से, वो भी टूट सा गया था। दादी अकेली वहाँ रह रही थी और काफ़ी टाइम से वहाँ गया भी नहीं था, और कहीं ना कहीं एक गिल्ट भी था दादी को अकेला छोड़ने का। तो बस इतना बोल पाया, हाँ ठीक है, मैं 1-2 दिन में बताता हूँ, देखता हूँ मैं। हाँ दादा आ जाओ, मैं ठाकुर माँ को बताता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएंगी।
फ़ोन रखने के बाद भी उसकी थॉट्स वहीं थी। पुराना गांव, पुराना घर, दादी, माँ बाप, ये सब जैसे अब बहुत डिस्टेंट हो गया था उससे। कुछ देर बाद सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो दादी के पास जाएगा। पता नहीं दादी कितनी बूढ़ी हो गई हैं। शायद हम लोगों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा से बूढ़े ही दिखते हैं, इसलिए हमारे जहन में हमेशा उनकी एक पर्टिकुलर इमेज होती है। लेकिन उस वक्त जब ये फ़ोन कॉल आया था, उसकी दादी कितनी बूढ़ी हो गई थी, क्या बीमारी उनको हो रही थी, जिनमें को कुछ पता नहीं था। उसने अपने फॉर्म में 1 हफ्ते की छुट्टी डाली और फैसला किया कि वो दादी से मिलने जाएगा। उसने कलकत्ता से गुवाहाटी की फ़्लाइट बुक करी। गुवाहाटी फ्लाइट से पहुंचा। गुवाहाटी से सेल्फ ड्राइव कार ली और दुमदुमा गांव की तरफ निकल गया। गुवाहाटी से दुमदुमा पहुंचने में तकरीबन 10 से 12 घंटे रोड पर लगा करते थे 2010 में, वो भी जब अगर ट्रैफिक ना हो तो। ये रोड उसके लिए वैसे भी बहुत फेमिलियर था। बचपन से इस रोड पे वो ड्राइव पे जाता रहा है अपने माँ बाप के साथ। माँ बाप आगे बैठे हैं, अपनी कुछ एडल्ट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और ये पीछे बैठ के सिर्फ चिप्स खा रहा है और बाहर देखता हुआ चल रहा है। इस रोड की बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो उसको बचपन की याद दिला रही थी। वो व्यू, वो बिल्डिंग्स, वो रास्ता, सब उसको बचपन की याद दिला रहा था। जो पेरेंट्स की बातें उस वक्त उसको बोरिंग लगा करती थीं, आज वो बातें उसको याद आ रही थीं। कहीं ना कहीं वो इस पूरे रोड पर अपने बचपन को, अपने माँ बाप को, दुमदुमा को, सब चीज़ों को याद करता हुआ जा रहा था। और इन्हीं ख्यालों के बीच ये जर्नी कब ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। वो दुमदुमा पहुंचा, गांव के बाहर कार पार्क करी, उतरा और गांव में एंटर किया। गांव में उसको एक बचपन से बहुत फेमिलियर एक स्मेल आई, जो शायद हर गांव में एक पेक्यूलर स्मेल होती है जो वहां रहे हैं उनके लिए। गांव को देखता हुआ, लोगों को देखता हुआ, छोटे छोटे घर देखता हुआ वो अपने दादी के घर पहुंचा। इसका पुश्तैनी घर जहां दादी रहा करती थी वो बहुत बड़ा घर था, क्योंकि इसकी फैमिली वहां के जमींदार फैमिलियों में से थी, तो वो घर बहुत बड़ा था। वहां पे सबसे बड़ा घर था। घर के अंदर जाने के बाद इसको फिर से वही सब यादें, कहाँ किस कॉरिडोर से भागता था वो अपनी माँ से बचने के लिए, कहाँ कहाँ उसके अपने कज़न्स के साथ खेला करता था, किस किस कमरे में बैठा करते थे, कहाँ कहाँ क्या बातें होती थी, सब का सब उसके मेमोरी में एकदम से फ्रेश हो गया। घर में एंटर करके सीधा दादी के पास गया। दादी अपना चश्मा, मोटा सा चश्मा ठीक करके बोली, अरे खोका, आ गया बेटा, देख कितना दुबला हो गया है तू, कुछ खाता पीता नहीं है क्या? माँ और दादी के लिए शायद हम हमेशा दुबले ही रहेंगे। वो भी हंस पड़ा। दादी से बोला, अरे कहाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आपकी तबीयत ठीक है? दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और बचपन की बातों में कहीं खो गए। वो धीरे धीरे दादी की गोद में उसने सर रख लिया। दादी उसके सर पे हाथ फेर रही हैं, वो बचपन की तरह। कि अचानक पीछे से आवाज आती है, ठाकुमा, बिट्टू, मैं बिट्टू। कमरे में एंटर हुआ। अरे खोका दा, आप आ गए? हाँ, फुल इंग्लिश बाबू। बिट्टू को देख के उसको बचपन के वो पकड़म पकड़ाई वाले खेल याद आ गए जो उसके साथ खेला करता था। दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया, गले लगाया और बिट्टू बोला, खोका दा, आपको याद है हम बचपन में एक पार्क में फुटबॉल खेलते थे? वो बहुत अच्छा हो गया, अब वहाँ पर एक काली बाड़ी मंदिर बन गया है और वहीं बगल में बच्चों के लिए एक फुटबॉल क्लब भी बना दिया है। आपको कल लेके चलूंगा, देखेंगे। इस वक्त चिन्मय को बहुत अच्छा लग रहा था। पुरानी सारी मेमोरीज वो जैसे रीलिव कर रहा था। वो फुटबॉल ग्राउंड जाना चाहता था और आज क्योंकि थका हुआ था तो कल वहां पर घूमने जाने का उसने फैसला किया बिट्टू के साथ। दूसरे दिन वो बिट्टू का वेट करने लगा, लेकिन बिट्टू आया ही नहीं। तो चिन्मय थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने बोला कि ठीक है, नहीं भी आ रहा तो मैं अकेला निकल जाता हूँ। घर में काफ़ी बोर हो रहा था। वो अकेला ही टहलने निकल गया। ये गांव इतना छोटा सा था कि आप एक एंड से दूसरे एंड मुश्किल से 1 घंटे में पूरा कवर कर सकते थे। सब एक दूसरे को जानते भी थे। तो जैसे जैसे वो गांव के अंदर जा रहा था, टहल रहा था, अपने ऐसे रिश्तेदारों की तरफ देख के उसको ग्रीट करना पड़ा था जिनको शायद वो जानता भी नहीं कौन है।
और जो उसको घर बुला रहा था उनके घर जाके चाय भी पीनी पड़ रही थी, क्योंकि किसी को मना नहीं कर सकते, रूड लगता है। ये करते करते काफ़ी वक्त गुजर गया और वो टहलता 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 उसके बाद गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर पहुंच गया था। जैसे ही गांव क्रॉस करते हैं, गांव के अगले छोर पर पहुंचते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक बैम्बू का छोटा सा जंगल सा आता है, काफ़ी बैम्बू ट्रीज हैं वहाँ पर। जब उसको पार करते हैं तो दुमदुमा रिवर का बैंक आता है, तट आता है। तो ये टहलते 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 उस जंगल की तरफ पहुंचा, वो जंगल पार किया और फिर दुमदुमा रिवर के तट पर आ गया। उस वक्त रात होने ही वाली थी, तो ना तो पूरा अंधेरा था और ना ही रोशनी थी। ये वो पहर था कि रात अभी पूरी तरह हुई नहीं है और दिन ढल चुका है। ये थोड़ा सा ही आगे बढ़ा कि इसका पैर कीचड़ में चला गया। अब इसके पैर जब कीचड़ में गया तो इसके जो नए कॉन्वर्स शूज़ थे उसमें मिट्टी लग गई। ये थोड़ा सा वहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो गया कि अरे यार एक्सपेंसिव शूज़ हैं, मिट्टी लग गया, अब इसको धोना पड़ेगा। तो इसने शूज़ उतारे, थोड़ा सा आगे देखा, एक पॉन्ड सा बना हुआ था, जैसे पानी जो है वो एक बाउंड्री के अंदर आ गया हो और पानी वहाँ ठहर सा गया हो। तो थोड़ा सा आगे बढ़ा और पानी को देखा, पानी ठहरा हुआ था और रात के इस पहर में और शाम के इस पहर में काफ़ी काला डार्क सा लग रहा था। इसने उसको देखा, पहले अपना रिफ्लेक्शन नज़र आया, फिर एक शहरी बाबू की तरह ये सोचने लगा, अरे इसमें कोई सांप वाँप तो नहीं होगा कि पकड़ तो नहीं लेगा। फिर खुद से बोला, यार गांव में बड़ा हूँ मैं, इन सब चीज़ों से क्या डर रहा हूँ। ये बैठा और अपना शू जो है वॉश करने लगा और वॉश करते करते इधर उधर देखने लगा। इसको नज़र आया कि वहीं से कुछ दूर कुछ सामान सा रखा हुआ है। उस सामान में एक रोशनी सी है। ये शू वॉश करके उठा और उसकी तरफ हल्का सा बढ़ा तो देखा वो रोशनी जो है एक लालटेन की है, जो जली हुई वहाँ रखी हुई है तट पर। जब थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो देखा कि उस लालटेन के आसपास और भी सामान रखा है, जैसे ये सामान पूजा सामग्री का सामान हो, जैसे कोई यहाँ पर विसर्जन करने आया हो, विसर्जन की पूजा करी हो और सामान यहीं छोड़ दिया हो। जब इसने इधर उधर और देखा तो कोई इसको नज़र नहीं आया, न कोई शख्स, न कोई ऐसी चीज़ जिससे साबित हो कि अभी यहाँ पर पूजा हुई है। इसने अपना जूता वॉश करने का फैसला किया, उसको इग्नोर करते हुए ये फिर चुका और थोड़ा सा पानी हाथ में लेके जूता वॉश करने लगा कि अचानक इसको एक आवाज़ आई। अभी तक यहाँ पर सिर्फ पानी के बहने की आवाज़ थी और बाकी सब खामोशी थी, लेकिन अब एक आवाज़ और आई। ये आवाज़ थी किसी जानवर के चलने की। जानवर ऐसा जिसके खुर होते हैं, जैसे घोड़ा, गाय, भैंस या बछड़ा। ऐसे खुरों की आवाज़ उसको आई और सिर्फ आवाज़ ऐसी नहीं थी कि जैसे कोई कीचड़ पे चल रहा हो। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई एक पक्के फ्लोर पे, सीमेंटेड रोड पे या किसी पूरे सपाट रोड पे चल रहा हो। इसने एकदम पीछे मुड़ के देखा कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो इसको कुछ नज़र नहीं आया, बस एक शैडो सी नज़र आई जो नज़रों के सामने से एकदम सामने से ऐसे गई हो। ये थोड़ा सा घबरा सा गया। इस पहर एक अनजानी जगह पर ऐसी आवाज़ आना और किसी एक साये का, शैडो का सामने से एकदम से गुजर जाना, ये थोड़ा अजीब था इसके लिए। फिर खुद से ही सोचने लगा कि नहीं ये सब एक भ्रम होगा, वहम होगा, क्योंकि ऐसी जगहों के बारे में हम सब कहानियां सुनते हैं बचपन से, तो हो सकता है कि उस वजह से हो, गांव का ये हिस्सा है, बिल्कुल सेक्लूटेड है, हो सकता है इसलिए आ रहा हो। लेकिन फिर क्वेश्चन ये था कि ऐसे जानवर की ही आवाज़ क्यों आई जिसके खुर हों, और ऐसी आवाज़ कैसे आ सकती है कि वो बिल्कुल सपाट रोड पे चल रहा हो, जबकि आसपास सिर्फ कीचड़ थी, सिर्फ पानी, कीचड़ और कुछ नहीं। इसने उस थॉट को इग्नोर करते हुए वापस जाने का फैसला किया। ये वहाँ से वापस निकल गया और रास्ते भर पूरे गांव में ये देखता हुआ आया कि किसी के पास कोई अस्तबल, कोई ऐसा शेड है जिसमें ऐसे जानवर उसने पाल रखे हों। शायद वहाँ से खुल के वो जानवर वहाँ चला गया और इसको आवाज़ आई हो। लेकिन फिर सवाल वही था कि आवाज़ ऐसी क्यों है कि कोई सपाट सीमेंटेड रोड पर चल रहा है। खैर ये घर पहुँच गया था। घर पहुंचा तो बिट्टू वहाँ बैठा हुआ था। बिट्टू को देख के थोड़ा सा गुस्सा आया और बिट्टू से कन्फ्रंट किया कि तुम आए क्यों नहीं थे। लेकिन जब बिट्टू ने बोला तब उसके मुंह से देसी शराब की, ताड़ी की एक स्मेल आई। ये समझ गया कि ये दारू पी के कहीं पड़ गया होगा, इस वजह से।
बिट्टू हंसने लगा। हाँ वो ककादा, कुछ दोस्त लोग आ गए थे तो थोड़ा थोड़ा हो गया था, इसलिए सो गया था, आ नहीं पाया। कल चलेंगे ना। ये सोचने लगा उसको देखकर कि क्या इसका फ्यूचर होगा यहाँ पर। यंग है, उसके बावजूद इसके पास इतना खाली टाइम है कि बस ये शराब पी के पड़ गया। तो अच्छा हुआ कि इसके माँ बाप इसको बहुत यंग एज में यहाँ से निकाल के ले गए थे। आज ही कलकत्ता में एक अच्छी जॉब कर रहा था, इसके पास एक फ्यूचर था, सब कुछ था। उसने बिट्टू को इग्नोर किया और खाने की टेबल की तरफ चल पड़ा। बिट्टू को भी बुलाया, दादी को बिठाया, तीनों ने खाना वाना खाया। उसके बाद बिट्टू चला गया। उसके बाद चिन्मय अपनी दादी को, अपनी ठाकुर माँ को लेके उनके कमरे में गया। उनको बेड पे बिठाया और सोचा कि आज ठाकुर माँ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए। वो बैठा उनको और उनके कमरे को देखने लगा। हालांकि बहुत बड़े ज़मींदार लोग थे, लेकिन इसकी ठाकुर माँ हमेशा से एक बहुत सिंपल लेडी रही, बहुत ही सिंपलिस्टिक मिनिमलिस्टिक चीज़ों के बीच में। उनका कमरा भी बहुत ही छोटी छोटी और पुरानी चीज़ों से भरा हुआ था। एक बेड था, पुराना फर्नीचर के नाम पे एक कुर्सी थी, एक सेठी थी पुरानी, और सामने जो दीवार थी उस पर सीमेंट के ही ईंटों के ही शेल्फ बने होते थे पहले। वो शेल्फ बने हुए थे और ऊपर वाले शेल्फ पर बहुत सारे पुराने फ़ोटो लगे हुए थे, रखे हुए थे। ये एक एक करके उन फोटोज़ को देखने लगा। दादी इसकी बेड पर बैठकर खाने के बाद का जो रिचुअल होता है, पानदान खोल के पान बनाना, छाली काटना, कत्था चूना लगाना, वो करने लगी। ये उठा और उन फोटोज़ को देखने लगा। फ़ोटोज़ में इसके बचपन का फ़ोटो था, इसके माँ बाप का फ़ोटो था, दादी की जवानी का फ़ोटो था, और भी बच्चों के फ़ोटो थे, लेकिन आखिर में एक फ़ोटो एक किसी बच्चे का लगा हुआ था जो सिर्फ उसका फ़ोटो था। ये गौर से उस फ़ोटो को देखने लगा और याद करने लगा कि ये बच्चा कौन है। बहुत देर बाद सोचने के उसके समझ में नहीं आया कि इस बच्चे के बारे में तो ना तो इसने कभी सुना, ना इस बच्चे को अपनी फैमिली में कहीं देखा, तो फिर कौन हो सकता है। उसने वो फोटो लिया और दादी के पास आया। ठाकुर माँ, ये कौन है? इनको तो कभी नहीं देखा, मुझे याद नहीं पड़ता। तब दादी ने बताया दिलीप के बारे में। खोका, ये तेरा चाचा दादा है दिलीप, तेरे दादा का भाई छोटा, मेरा देवर। ये बहुत छोटा था जब ये चल बसा। चल बसा मतलब? ठाकुर माँ, ये हमारी ही फैमिली में ऐसा क्यों होता है? पहले मेरे दादा का देहांत हुआ जब मैं छोटा था, उसके बाद मेरे चाचा चल बसे, फिर मेरे माँ बाप एक्सीडेंट में चल बसे, सिर्फ मैं रह गया, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, सिर्फ आप हो। ये हमारी फैमिली में ऐसा क्यों होता है? और अब ये इनके बारे में सुन रहा हूं मैं। खोका बेटा, वो रात भी ना ऐसी ही रात थी, मुझे अच्छे से याद है। मैं अपनी सास के साथ खाना वाना बना रही थी। ये दिलीप आया, छोटा था, बहुत बड़ा नहीं था। बोला कि मैं मछली पकड़ के लाता हूँ, फटाफट जाऊँगा, फटाफट आ जाऊँगा, जो मछली पकड़ के लाऊंगा वही बनाना रात के खाने में। तो ये बस मछली पकड़ने वाली राड जो बना रखी थी और एक बाल्टी लेके मछली पकड़ने निकल गया। मैं तो इसको ढंग से देख भी नहीं पाई थी उस वक्त। ये अक्सर एक जगह पर जाकर मछली पकड़ा करता था, बहुत बार गया था, बहुत बार मछली पकड़ता था वहाँ पे। लेकिन जब रात ज़्यादा हो गई, खाना वाना सब बन गया और दिलीप नहीं आया, तो तेरे दादाजी और तेरे परदादाजी दोनों उसको ढूंढने निकले थे। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा तक ढूंढा, वो आसपास कहीं नहीं मिला। लेकिन कुछ घंटे ढूंढने के बाद इसकी मछली पकड़ने की रॉड और जो बाल्टी थी ना, वो मिली थी। लेकिन वहाँ नहीं मिली थी जहाँ से मछली पकड़ा करता था। उससे काफ़ी दूर वो बम्बू का छोटा सा एक वो है, उसके पार जाके जो तट पड़ता है, उस पर भी बहुत आगे जाके मिली थी। और 3-4 दिन ढूंढने के बाद दिलीप की लाश अगले गांव से मिली थी, पानी में तैरती हुई। देख खोका, तो उस जगह पे मत जाइयो, ठीक है? वो जो गांव के पार है ना, वो बम्बू का जंगल, उसके पार पड़ता है वो तट, उस पर भी आगे जाके, तो वहाँ मत जाइयो।
दिलीप के बाद मैंने किसी बच्चे को वहां नहीं जाने दिया, ठीक है? तू भी मत जाना बेटा। दिलीप तो जाना था, चला गया। पता है, जब दिलीप गया था मेरी सास का बहुत बुरा हाल था। वो अपने बच्चे को वहां से उसने अपने सामने जाते हुए देखा था। मुझे बहुत बुरा लगा था मेरी सास के लिए कि एक माँ पे क्या बीती होगी। मुझे क्या पता था बेटा कि मेरे जीते जी भी मैं अपने बच्चों को जाते हुए देखूंगी। ठीक नहीं है बेटा ये, तू उधर मत जाइयो, तू उधर मत जाइयो। बस दादी ने ये बोला और दादी करवट ली और लंबी सांस लेके लेट गई। चिन्मय पूछ भी नहीं पाया कि क्यों नहीं जाना है वहाँ पर, क्या हुआ, कैसे, कुछ नहीं पूछ पाया। और ना ही दादी को बता पाया कि जिस जगह की वो बात कर रही थी वहाँ चिन्मय ऑलरेडी होके आ चुका था। चिन्मय थॉट इग्नोर करके वहाँ से उठा, सोचता हुआ और बस अपने कमरे में आके बैठ गया। लेकिन ये बात उसको इस तरीके से सताने लगी थी कि उसको नींद नहीं आ रही थी। क्या दादी उसी जगह के बारे में बात कर रही थी जहाँ ये होके आया था? क्या वही जगह थी जहाँ इसको वो लालटेन और पूजा की सामग्री दिखी थी? क्या ये वही जगह थी जहाँ से दिलीप गायब हुआ था? अगर ऐसी बात है तो वहाँ ऐसा क्या है? ये सब सोच ही रहा था कि जब इसने घड़ी देखी तो इन सब थॉट्स के बीच रात के 2-2:30 बज चुके थे। इसने सोचा अब बहुत लेट हो गया है, सोना चाहिए। जब सोने के लिए लेट ही रहा था, इसको फिर से अपनी खिड़की के बाहर से वही जानवर के खुरों की आवाज़ आई। वो आवाज़ इस बार ज़्यादा क्लियर थी, क्योंकि इस बार वो आवाज़ जैसे बहुत करीब से आ रही हो, बिल्कुल इसकी खिड़की के बाहर से। लेकिन आवाज़ अभी भी ऐसी ही थी जैसे वो जानवर एक सीमेंटेड रोड पे या एक सपाट सरफेस पे चल रहा हो। बल्कि एक बात और थी, इस बार वो आवाज़ चारों तरफ घूम रही थी। वो आवाज़ इतनी क्लियर थी कि इसको वो आवाज़ चारों तरफ ऐसे ट्रैवल करती सुनाई दे रही थी। 2-3 चक्कर लगाने के बाद इसकी खिड़की के बाहर आके वो आवाज़ खामोश तो हुई, लेकिन फिर एक और आवाज़ आई। किसी ने इसका नाम पुकारा, खोका, खोका, खोका। और कमाल की बात या डराने की बात यह थी कि ये आवाज़ जो इसका नाम पुकार रही थी ये किसी और की नहीं, इसकी दादी की आवाज़ थी, इसकी ठाकुर माँ की आवाज़ थी। ये उस वक्त बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका था। इसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जिस दादी को ये अभी उनके कमरे में सुला के आया है, जिस दादी को कमरे से निकलने के लिए, बेड से उठने के लिए मदद लगती है, वो दादी एकदम घर के बाहर कैसे हो सकती हैं? और अगर बाहर गई भी तो बाहर जाके क्यों बुला रही हैं? और अगर बाहर जाके बुला रही हैं तो ये जानवर की खुरों की आवाज़ कैसे पॉसिबल है? चिन्मय उस इंसिडेंट के बाद पूरी रात सो नहीं पाया था। वो शायद अंधेरा हटने का और रोशनी होने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे जैसे हल्की रोशनी आई, उसकी आँखों में नींद भर आई तो वो सोया। थोड़ी देर ही सोया होगा, कुछ घंटे ही सोया, और उसकी आँख खुली। सबसे पहला ख्याल ये आया कि वो बाहर जाके देखे कि आवाज़ आ रही थी तो क्या उस जानवर के पैरों के निशान हैं, और आवाज़ आ रही थी तो कहाँ से आई थी? कुछ तो ऐसा सुराग होगा कि पता लगेगा कि जानवर कौन था और क्यों आया था और कहाँ से आया था। वो भाग के घर के बाहर गया, चारों तरफ देखा, पैरों के निशान थे, लेकिन ये जिस खुर के निशान थे, इस जानवर का कुछ अजीब सा खुर था। ना तो वो घोड़े का लग रहा था, ना वो गधे का लग रहा था, ना वो गाय का लग रहा था, ना वो ऐसे किसी और भैंस का लग रहा था, किसी जानवर का नहीं था। परेशानी ये थी कि ये निशान तो थे, लेकिन ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि किस जानवर का है। और किसी के पैरों के निशान नहीं थे और कुछ नहीं था वहां पर। ये सब सोचते सोचते वो अंदर आ गया, अपने कमरे में बैठा था कि अचानक बाहर से आवाज आई, खोकदा, खाना लाया हूं, चलो खाना खाते हैं। उसे देखा तो बिट्टू आया था एक थैली में खाना लेके। वो सीधा किचन में गया, प्लेटें व्लेटें निकालने लगा, खाना निकालने लगा। ठाकुर माँ उस वक्त पूजा कर रही थी। जब चिन्मय देखा कि वो पूजा कर रही हैं तो सीधा बिट्टू के पास गया। बिट्टू से पूछा, बिट्टू एक बात बता, पिछले कुछ टाइम में कुछ ऐसा हुआ है कि ठाकुर माँ ने उसकी वजह से बाहर जाना बंद कर दिया और घर में ही रहने लगी? खोकदा क्या बताऊं, छोड़ो ना,
बिट्टू, तू छोटा भाई है मेरा, बता ना मुझे क्या हुआ। वो क्या है दादा, 3 महीने पहले वो जो कालीबाड़ी मंदिर है ना जहाँ हम जाने वाले थे, उसके पंडित जी आए थे ठाकुर माँ के पास। और पंडित जी कुछ तो बोल रहे थे। मैं उस वक्त दूसरे कोने में खड़ा कुछ सफाई करा रहा था, तो पंडित जी कुछ तो बोल रहे थे, उनसे मैंने थोड़ा थोड़ा सुना। क्या बोल रहे थे? बस दादा मैं इतना सुन पाया कि पंडित जी बोल रहे थे कि उसको बुला लो, समय आ गया है। और इतना बोला कि समय आ गया है कि अगर कोई इस चीज़ को रोक सकता है, तोड़ सकता है तो वही है, क्योंकि एक रक्त ही उसको मतलब तोड़ सकता है। ऐसा कुछ बोल रहे थे कि कोई रक्त है जो उसको तोड़ सकता है। मैं कितना भी पूजा कर लूँ, तोड़ेगा रक्त वाला ही। जब चिन्मय इसके बारे में सोचने लगा तो उसको समझ में आया कि शायद पंडित जी ये कहना चाह रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको अगर कोई रोक सकता है या कोई इसको ख़त्म कर सकता है तो कोई ब्लड लाइन वाला ही है, कोई खून वाला ही है। बस दादा उसके बाद ठाकुर माँ ने घर से बाहर जाना बंद कर दिया। और हाँ दादा, उसके बाद ना ठाकुर माँ बहुत पूजा करने लगी। उसके बाद मैं देखता हूँ कि ठाकुर माँ रोज़ बहुत घंटों तक पूजा करती हैं। हाँ, बस उसके बाद कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि अपने खोकादा को फ़ोन कर, उनको बोल कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वो जल्दी आ जाए। बस चिन्मय ने बात सुनी और फैसला किया कि वो अपनी ठाकुर माँ से इस बारे में बात करेगा, क्योंकि उसको अब समझना ज़रूरी था कि ये पंडित जी क्यों आए थे, किस चीज़ को रोकने की बात हो रही थी और क्या ऐसा था जो वो नहीं जानता था। जब उन लोगों ने खाना वाना खा लिया तो वो अपनी ठाकुर माँ को लेके कमरे में आया, उनके साथ बैठा और सीधा सीधा पूछा, ठाकुर माँ, बिट्टू बता रहा था 3 महीने पहले कालीबाड़ी के मंदिर के पुजारी जी आए थे यहाँ पर, क्यों आए थे और वो क्या ऐसा बोल रहे थे कि आप एकदम डर गई थी। बिट्टू बता रहा था कि उनके जाने के बाद आपका चेहरा बहुत डरा हुआ था। अरे बिट्टू, इसके पेट में कोई बात नहीं रहती। खोका बेटा तू फिक्र मत कर, सब ठीक है। ठाकुर माँ मुझे बताओ क्या बात है, मैं जानना चाहता हूँ। बेटा ये बात अब की नहीं है, ये बात बहुत साल पुरानी है, तेरे परदादा के पिताजी के ज़माने की। अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ ये हमारे पूरी ख़ानदान का एक ऐसा सच है जो बाहर गांव वालों को किसी को नहीं पता, लेकिन हमारी फैमिली में, हमारे ख़ानदान में ये नस्ल दर नस्ल आगे ये सच्चाई दी गई है। अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे सच्चाई बताऊं। ये सुनकर थोड़ा चिन्मय सीधा बैठा और जैसे क्यूरियोसिटी में पूरा सच जानने के लिए उनकी तरफ हल्का सा लीन हो गया। बेटा ये बात बहुत पुरानी है, जब तेरे परदादा के पिताजी जिंदा थे और आज़ादी से पहले वो यहाँ के बहुत बड़े ज़मींदार थे। उस वक्त भी उनके पास पैसा बहुत था, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के साथ उठते बैठते थे, अंग्रेज़ों के काम किया करते थे, तो अंग्रेज़ उनको बहुत पैसा दिया करते थे। ज़मीन भी उनके ही पास थी सारी, बल्कि यहाँ के गांव वालों की ज़्यादातर ज़मीन उन्हीं के पास गिरवी पड़ी हुई थी। लेकिन कहते हैं कि बड़े लालची इंसान थे, उनकी भूख ख़त्म ही नहीं होती थी, बस हर किसी की चीज़ों पर हथियाने का उनका वो था। और अंग्रेज़ उनको तूल दिए जा रहे थे तो वो और बढ़ते चले जा रहे थे। पर एक साल ऐसा हुआ बेटा कि बारिश नहीं हुई, तो फसल बिल्कुल मर गई। ये अपनी जो दुमदुमा नदी है ना, ये भी सूख सी गई थी बेटा, पानी बिल्कुल नहीं था। उस चक्कर में खेत वेत भी सब सूख गए थे, और जो लगान तेरे परदादा के पिताजी दिया करते थे अंग्रेज़ों को, वो उस साल नहीं दे पाए। तो अंग्रेज़ों ने बड़ा एकदम इनके ऊपर वो कर दिया था कि लगान तो चाहिए, तभी आगे की चीज़ें सहूलत वगैरह मिलेगी, नहीं तो सब छीन लेंगे इनसे, इनकी ज़मीन इनका सब कुछ छीन लेंगे। लेकिन तेरे परदादा के पिताजी इतने लालची थे कि उन्होंने इसका कुछ और तरकीब निकालने की सोची। वो जगह याद है बेटा जो मैं तुझे बता रही थी, वो दुमदुमा नदी के तट पर एक जगह है जहाँ मैं तुझे मना कर रही थी जाने को, है ना, जहाँ से वो दिलीप गायब हुआ था। बेटा वहाँ पर एक पहले कुटिया सी थी एक,
जिसमें एक बूढ़ी आई रहा करती थी। बूढ़ी आई सब बोला करते थे उसको, क्योंकि काफ़ी बूढ़ी सी थी, लेकिन कहते ये हैं कि वो बूढ़ी आई सिर्फ बूढ़ी आई नहीं थी, वो एक ऐसी औरत थी जो जादू टोना किया करती थी। एक ऐसी औरत थी जिसको वहाँ के गांव वाले उस वक्त पिशाच प्रदात्री बोला करते थे। ऐसी पिशाच प्रदात्री जो जादू टोना करके कुछ ऐसी शक्तियों पर अपना कब्जा कर लिया था कि वो किसी की भी किस्मत पलट सकती थी। ठाकुमा, मतलब वो कोई डायन थी क्या? बेटा, हंसने की बात नहीं है, वो डायनी ही थी जिसका यहां का नाम पिशाच प्रदात्री है, जो ऐसे राक्षसों पर कब्जा करती थी जो किसी की भी किस्मत रातों रात बदलते थे। तो तेरे परदादा के पिताजी ने उसके पास जाके अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया था। जब वो उस बूढ़ी आई के पास गए तो उससे पूछा कि कैसे होगा, तो उसने पता है शर्त क्या रखी थी कि उनको कुछ दिन उसके साथ उसकी कुटिया में रहना पड़ेगा। तो वो उसके साथ कई दिन तक उसकी कुटिया में थे। पता नहीं क्या वहां पर यज्ञ करते थे, पता नहीं किस तरह की वहां पर पूजा करते थे, मुझे नहीं पता बेटा। लेकिन ये कहते हैं कि जब वो जो भी उनका टाइम था वो ख़त्म हुआ, तो उसके बाद उस पिशाच प्रदात्री, उस डायनी ने, उस बूढ़ी आई ने एक ऐसी चीज़ मांगी कि वो घबरा गए। ऐसा क्या मांग लिया था ठाकुमा? उस पिशाच प्रदात्री ने बेटा उनके खून के एक बच्चे की बलि मांगी थी। जैसे ही चिन्मय ने बलि की बात सुनी, वो भी बच्चे की बलि की बात सुनी, वो एकदम से सीधा हो गया। हाथ पैर उसके कांपने लगे कि उसका खानदान, उसकी फैमिली एक ऐसी चीज से जुड़ी है जो बच्चों की बलि चढ़ाता था। उस वक्त उसके परदादा के पिताजी भी शायद सत्य में आ गए होंगे। फिर ठाकुमा बोली, बेटा ये सुनकर परेशान तो बहुत हुए वो, लेकिन उनको हर कीमत पर अपनी किस्मत बदलवानी थी। उनको हर कीमत पर पैसा चाहिए था, उनको हर कीमत पर अपना रुतबा बरकरार रखना था। फिर उनके दिमाग में एक ऐसी चीज़ आई जिसकी सज़ा आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। उनका ना एक नाजायज़ बेटा था बेटा। वो गांव में खेतों में काम करने वाली लड़कियां होती हैं ना, उसमें से किसी एक को उठा लाए थे। उस वक्त उनको कोई मना करने वाला भी नहीं था। उसको उठा के अपने घर में अपनी रखैल बना के रखा था। उससे उनका एक नाजायज़ बेटा था। उस नाजायज़ बेटे की उन्होंने बलि देने का फैसला किया था। वो उस नाजायज़ बेटे को वहाँ से लेके बूढ़ी आई के पास लेके चले गए थे। उसकी माँ बहुत रोई थी बेटा। उसकी माँ ने बहुत रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन उस बेचारी लड़की की किसी ने नहीं सुनी। बल्कि उस दिन के बाद से वो लड़की कहाँ गई, किधर गई, कुछ नहीं पता बेटा। वो भी गायब हो गई थी। तेरे परदादा के पिताजी को लगा शायद ये एक बच्चे की बलि चढ़ाने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनको क्या पता था, और किसी को भी क्या पता था कि ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा। उसके कई साल बाद जब तेरे दादा के भाई की मौत हुई, बड़ी दर्दनाक छोटी उम्र में, तब सबको समझ में आया कि ये बलि का सिलसिला सिर्फ उस एक बच्चे तक सीमित नहीं था। वो पिशाच प्रदात्री ऐसा श्राप लगा के गई है हमारे पूरे ख़ानदान पर कि हर 10-15 साल में हमारे ख़ानदान का एक पुरुष किसी न किसी तरह मर जाता है बेटा। तू देख कैसे तेरे माँ बाप चल बसे बेटा, कैसे मैंने अपने दोनों बच्चों को खो दिया, कैसे तेरे दादाजी भी चले गए थे, कैसे उनके बाद जितने भी आए सब चले गए बेटा। सिर्फ तू बचा है, सिर्फ तू बचा है इस खून का, इस रक्त का आखिरी वारिस। बेटा तुझे यहाँ पर आना अब बहुत ज़रूरी था। 2 दिन बाद अमावस्या की रात है। ये श्राप अगर कोई तोड़ सकता है ना बेटा, तो सिर्फ तू है। सिर्फ तू इस श्राप को यहाँ पर ख़त्म कर सकता है बेटा। इसीलिए मैंने तुझे वहाँ से यहाँ बुलाया है। ये सुनकर चिन्मय जैसे अपने सुध-बुध में नहीं था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, उसकी सांस उखड़ गई थी। वो एक ऐसे ख़ानदान को बिलोंग करता था जहाँ पर एक बच्चे की बलि दी गई थी,
सिर्फ सिर्फ पैसों के लिए, किस्मत बदलने के लिए। और अब उस बलि की कीमत पूरा खानदान भुगत रहा है। उसके माँ बाप ने भुगती, उसके खानदान के उससे पहले आने वाले हर मर्द ने भुगती थी। अब वो क्या कर सकता है? आखिर ऐसा क्या होगा कि वो इस श्राप को तोड़ पाएगा? आखिर ऐसा क्या है जो इस श्राप को खत्म कर सकता है? ठाकुर माँ की ये बातें सुनकर वो बिल्कुल शॉक में था। अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान के बारे में इस तरह का राज उसने सुना था कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि रिएक्ट करे तो कैसे करे। ये बातें सच भी हैं कि ये लोगों ने सिर्फ अर्बन लेजेंड बना रखा है किसी को ब्लेम करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके। ये सब सोचते हुए वो अपने कमरे में आ गया, लेकिन नींद इस वक्त मुमकिन नहीं थी। ये सारी बातें उसके दिमाग में चलने लगेगी। कैसे उसके घर के सारे लोग एक एक करके मर गए हैं, कैसे उसके परदादा के पिताजी ने एक ऐसी चीज़ कर दी कि उसका खामियाजा उसका पूरा ख़ानदान आज तक भुगत रहा है। ये बातें सोच ही रहा था कि ठीक उसी वक्त तकरीबन 2:30-3 बजे के बीच में उसको वो जानवर के खुरों की आवाज़ फिर से आई। इस बार वो आवाज़ पहले से और ज़्यादा क्लियर थी। इस बार वो आवाज़ उसकी खिड़की के बाहर से नहीं, उसके कमरे के बाहर यानी घर के अंदर से आ रही थी। वो बहुत डर गया। जैसे जैसे वो आवाज़ सुन रहा था वैसे वैसे उसका डर बढ़ रहा था। ख़ास बात यह भी थी कि इस बार वो खुरों की आवाज़ जो चल रहे थे, खुर, उसकी आवाज़ एक सीमेंटेड रोड पर या सपाट सरफेस की आवाज़ नहीं थी। ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई लकड़ी पर चल रहा हो। वो खुर जब लकड़ी पे पड़ते थे वो आवाज़, और लकड़ी पर जब कदम पड़ते हैं और लकड़ी चिरती है वो आवाज़, ये दोनों साथ में आ रही थी। और क्योंकि उसके घर का बाहर का वेरांडा लकड़ी का ही बना था, तो उसको ये यकीन था कि जो भी ये चीज़ है, जो भी एंटिटी है, जो भी राक्षस है या जानवर है, वो उसके घर के अंदर, उसके कमरे के बाहर वेरांडा में है। और अब वो आवाज़ धीरे 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 उसके कमरे की तरफ चल रही थी। आहिस्ता 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 वो कमरे की तरफ बढ़ रही है, और जैसे जैसे वो कमरे की तरफ आवाज़ बढ़ रही है वैसे वो बेड पे पीछे होता जा रहा है और अपने आप में सिमटता सा जा रहा है। एक मैकेनिज़्म होता है हम लोगों का, जब हम किसी चीज़ से डरते हैं तो हम पीछे होते हैं उससे भागने के लिए, जैसे कोई एक एस्केप की जगह मिल जाए और हम वहाँ से निकल जाए। वो भी शायद यही सोच रहा था। अब वो एक अपने आप में सिमट के एक छोटा सा बच्चे के जैसा बन गया था वहाँ पर बेड पे बैठा। तभी कहीं से उसके दिमाग ने बचपन की एक मेमोरी को रिवाइव किया, जब वो इसी घर के इसी कमरे में बैठकर बचपन में डरा करता था। तब उसकी माँ उसको यहीं बैठकर एक मंत्र, एक आद्या स्तोत्रम पढ़ाया करती थी, जो एक ऐसा मंत्र है जो काली गॉडेस को इवोक करता है, जगाता है, ताकि ईवल से फाइट कर सके, ताकि वो ईवल को भगा सके। कोई भी राक्षस हो, कोई भी ईवल हो, उसको भगाने के लिए मंत्र पढ़ा जाता था। ऐसी चीज़ या ऐसी कहानी या ऐसी बात उसकी माँ ने उसको बताई थी कि जब भी डर लगे इसको पढ़ना। उसके दिमाग ने न जाने कैसे इसको रिवाइव किया और वो आद्य स्तोत्रम पढ़ने लगा। पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है। वो अपने आप में इतना सिमट सा गया था, इतना डर गया था कि उसका दिमाग भी फॉगी सा हो गया था, डिजी सा होने लगा वो। लेकिन उसके मुंह पे वो मंत्र कंटिन्यूसली हो रहा है। पढ़ते पढ़ते शायद वो बेहोश हो गया या सो गया, पता नहीं। उसकी आंख सुबह खुली थी, जब सब ठीक था, अंधेरा जा चुका था, रोशनी आ चुकी थी, सुबह हो चुकी थी। तो वो थोड़ा इत्मीनान में आया कि जो भी चीज़ थी या तो उसके दिमाग का भ्रम था या वो मंत्र पढ़ने के बाद वो चीज़ चली गई। जब उसकी पूरी तरह आंख खुल गई, वो अपने सेंसेस में आया, तब उसने सोचा कि इस चीज़ के बारे में अगर और पता करना है या इसको और जड़ तक जानना है या इसका सोल्यूशन निकालना है, तो एक ही आदमी है जिसके पास जाकर इस चीज़ का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। वो है उसी कालीबाड़ी के पंडित जी। तो सीधा ये तैयार हुआ और कालीबाड़ी की तरफ निकल पड़ा। कालीबाड़ी के सामने खड़ा है, थोड़ा नर्वस है। कहीं पंडित जी ने कोई ऐसी चीज़ बता दी जो ये ना कर पाया तो, कहीं पंडित जी ने बोला कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है तो, कहीं पंडित जी ने ये बताया कि आज रात अमावस्या की इसकी आखिरी रात होगी तो। खैर, किसी तरह से वो कालीबाड़ी के अंदर गया। सीढ़ियाँ पार करके जैसे ही अंदर पहुंचा, कहीं से पीछे से पंडित जी की आवाज़ आई, अरे खोका,
आ गए? आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मुझे तुम्हें कुछ देना है, चलो मेरे साथ। इसने ऐसे एकदम देखा साइड से, तो पंडित जी साइड में मंदिर में वहीं खड़े हैं, जैसे इसका इंतज़ार कर रहे हो। और उनको कैसे पता था कि आने वाला है? इसका प्लान तो इसने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था। फिर पंडित जी के साथ चल पड़ा। पंडित जी अपने ही कमरे में ले गए, जो मंदिर के पीछे की साइड था, वहीं पे उसी प्रेमाइस में। वहाँ उसको कमरे में बोला, तुम खड़े रहो। अपनी अलमारी खोली और एक चांदी का डब्बा लाके उसको हाथ में दिया। उसने डब्बे को आराम से देखा, पुराना सा लग रहा था लेकिन था चांदी का। उसने जब उस चांदी के डब्बे को खोला तो अंदर एक बाजूबंद था, जो यहाँ पर बांधते हैं बाजू में ऊपर, और ये बाजूबंद तांबे का बना हुआ था। और उस पर कुछ कहीं कहीं कुछ लिखा था। क्या था उसके समझ नहीं आ रहा था। डब्बा उसके हाथ में था। पंडित जी ने उस डब्बे में से वो बाजूबंद निकाला और उसके हाथ में बांधना शुरू किया। हाथ में कपड़े के नीचे बिल्कुल स्किन से टच करता हुआ उसने वो बाजूबंद बांधा और बोले, खोका, मैं जानता हूं कि तुम्हारी खानदान पर क्या श्राप है। ये श्राप पिशाच प्रदात्री का दिया हुआ है। इतना आसान नहीं होता इसको तोड़ना। ये बाजूबंद ख़ास तौर पे मेरे बड़े गुरुजी ने बना के दिया है तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर कोई इस श्राप को यहीं पे ख़त्म कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुम्हारे बाद इस ख़ानदान का नामो निशान मिट जाएगा। ये बात सुनकर उसने बाजूबंद बांध लिया। थोड़ा सा कंफर्ट भी महसूस हुआ उसको कि कोई एक चीज़ है, कोई एक जैसा सुरक्षा कवच है जो अब उसके पास है। और कल रात जब उसने आद्या स्तोत्रम पढ़ा था तब भी उसको सेफ फील हुआ था। तो एटलीस्ट अब उसके पास लड़ने के लिए कुछ चीज़ें थीं। शायद वो इन सब चीज़ों से बच सकता था। लेकिन एक थॉट ये भी थी कि अगर कुछ टाइम पहले कोई इससे ऐसी बातें करता या इसको एक बाजूबंद देता तो ये यकीन भी नहीं करता, इसको भ्रम समझ के टाल देता। लेकिन आज न सिर्फ वो यकीन कर रहा है बल्कि इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके वो इस चीज़ से लड़ना चाहता है, इस श्राप से लड़ना चाहता है। वो बाजूबंद बांध के काली बाड़ी में पूजा ख़त्म करके वहाँ से निकल गया और सीधा अपने घर आ गया। घर आने के बाद वो अपने कमरे में बैठकर सिर्फ आद्या स्तोत्रम पढ़ता रहा। बिट्टू भी वहीं था। बिट्टू से बातें भी हुई, खाना वाना भी खाया गया। लेकिन उस दिन ठाकुर माँ सिर्फ और सिर्फ पूजा कर रही थी। ठाकुर माँ ने ना तो कुछ खाना खाया था, ना उन्होंने ये बोल दिया था कि कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा उस दिन। और शायद चिन्मय को ये पता था कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, क्योंकि आज रात थी अमावस की रात। आज रात अगर वो किसी तरीके से इन सब चीज़ों को चलते हुए किसी तरीके से बच गए तो शायद ये श्राप टूट जाए। लेकिन आज रात क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता था। बिट्टू से उसकी बातें ज़रूर हो रही थीं, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा था कि आज रात क्या होगा। बिट्टू भी चला गया रात को खाने के बाद। वो अपने कमरे में बैठकर सिर्फ आद्या स्तोत्रम पढ़ता रहा और एक हाथ से उसने उस बाजूबंद को पकड़ रखा था सेफ फील करने के लिए, ताकि ऐसा लगे कि वो एक सुरक्षा कवच में है। अपने बेड पर उसने मच्छरदानी लगा रखी थी और वहीं बैठकर अंदर पढ़ रहा था। दादी कुछ देर के लिए बाहर आई, देखा कि वो सही है। उसने बोला कि अब काफ़ी रात हो चुकी है, तो फिक्र मत कर, मैं आज पूरी रात पूजा करूँगी, तो ये मंत्र पढ़ते पढ़ते सो जा, बिल्कुल चिंता मत कर, तेरी ठाकुर माँ है ना। ये कहकर ठाकुर माँ फिर से वापस अपने पूजा घर में चली गई और वो वहाँ बैठकर आद्या स्तोत्रम पढ़ता रहा और पढ़ते पढ़ते उसकी नींद लग गई, क्योंकि काफ़ी मेंटली स्ट्रेसिंग था ये सब उसके लिए। उसकी बॉडी जैसे गिव अप सी कर गई थी कि बस अब रेस्ट करना ज़रूरी है। हालांकि उसका माइंड कहीं ना कहीं उसको जगा के रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कब तक। फिर उसकी आंख लग गई। जैसे ही कुछ टाइम हुआ था उसको सोए हुए, उसको अचानक से आवाज़ आई कमरे के बाहर से, खोका सो गया क्या? खोका। यह आवाज़ इतनी क्लियर थी कि उसको जवाब देना ही था। वो सो रहा था करवट लेकर कमरे के दरवाजे से दूसरी तरफ अपने बेड पर, जिस पे चारों तरफ मच्छरदानी लगी हुई है। कमरे के बाहर से आवाज़ आती है। वो एकदम पलटकर दादी की आवाज़ का जवाब देता है। जब वो देखता है तो दादी जैसा दिखना कोई साया उसके कमरे के बाहर खड़ा है।
जैसे ही वो इस बात का जवाब देता है, वो देखता है कि उसकी ठाकुमा, उसकी दादी कमरे में आई और अचानक से वो दादी नहीं रही। वो कमरे में आते आते उसका शेप चेंज हो रहा है, उस साये का शेप बदलता जा रहा है, उस साये का शेप बढ़ता चला जा रहा है। अब वो समझ गया है कि ये दादी नहीं है, ये कोई अजीब सा दिखने वाला राक्षस है। जब वो उसको देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो साया बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है और चेंज हो रहा है। जब वो नीचे देखता है उसके पैर नहीं है, उसके पैरों की जगह जानवर के पैर हैं, खुर वाले पैर। और जब वो पैर ऐसे जमीन पर कर रहा है तो वही आवाज आ रही है जो उसको आज तक आई है। वो साया इतना लंबा है कि उसका जो सर है वो उसके कमरे की ऊंची सीलिंग तक जा रहा है। जब वो चिन्मय उसको देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसको समझ नहीं आता वो करे तो क्या करे। बोलना चाहता है लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल सूख चुकी है। वो आद्य स्त्रोत्रम पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा। वो इधर उधर देखना चाहता है लेकिन सर नहीं हिला पा रहा। वो हाथ पैर हिलाना चाहता है लेकिन जैसे उसको पैरालिसिस सा हो गया हो, मूव नहीं कर पा रहा है। वो ना हाथ ना पैर ना बॉडी, कुछ नहीं, बस उस साये को देखा चला जा रहा है, देखता चला जा रहा है, यहां तक कि वो ब्लिंक भी नहीं कर पा रहा है। तभी अचानक पीछे से कुछ लोगों की आद्या स्त्रोत्रम पढ़ने की आवाज आती है। जब चिन्मय की नजर पड़ती है तो ठाकुमा, पंडित जी और बिट्टू कमरे के बाहर से कमरे के अंदर जल्दी जल्दी चलते आ रहे हैं और मुंह पर सिर्फ आद्य स्त्रोत्रम है और हाथ में तीनों के रुद्राक्ष की माला है और एक हाथ में पंडित जी और ठाकुमा के गंगा जल है। तीनों जोर जोर से आद्य स्त्रोत्रम पढ़ रहे हैं और अंदर आते जा रहे हैं। जैसे ही वो कमरे की दहलीज पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो साया जो है वो चिन्मय के ऊपर आ चुका है। उसने अपना खुर उसके चिन्मय के सीने पर रख दिया है और चिन्मय जैसे बेहोश सा हो गया है ये सब देखकर, बिल्कुल बेहोश। अब बिट्टू देख रहा है कि चिन्मय अदमरा साहब बेहोश सा पड़ा है। ये तीनों भागते हुए आते हैं, जैसे ही कमरे के अंदर घुसते हैं वो साया गायब हो जाता है। साया गायब है लेकिन अब चिन्मय को दौरे पड़ने शुरू हो रहे हैं। वो एकदम से ऐसे हिलने लगता है, उसके मुंह से झाग आना शुरू होता है, उसकी आंखें ऊपर चढ़ रही हैं, बहुत जोर से हिल रहा है। दादी फटाफट अपनी रुद्राक्ष की माला लेके मच्छरदानी ऊपर करके अंदर घुसती हैं, रुद्राक्ष की माला उसके हाथ पे रखती हैं, उसके हाथ जोर से पकड़ लेती हैं रुद्राक्ष की माला के साथ और आद्य स्त्रोत्रम पढ़ती जा रही हैं और उनके हाथ में जो गंगा जल था वो उस पर छिड़के जा रही हैं। इधर कालीबाड़ी के पंडित जी भी जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे हैं और उनके हाथ में जो गंगा जल था वो भी दूर से छिड़के जा रहे हैं। बिट्टू को कुछ समझ नहीं आ रहा। बिट्टू को सिर्फ इतना बोला गया है कि वो मंत्र पढ़ता रहे, तो बिट्टू मंत्र पढ़ता जा रहा है। तीनों इस वक्त सिर्फ इस कोशिश में हैं कि किसी तरह से उसके दौरे को रोक लिया जाए, किसी तरह से उसको मरने से रोक लिया जाए। धीरे चिन्मय का दौरा कम हो जाता है और वो बिल्कुल स्टिल हो जाता है, जैसे बिल्कुल मर सा गया हो। ठाकुमा इस वक्त उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ी हुई है, दोनों के हाथ के बीच में रुद्राक्ष की माला है और ठाकुमा की आंखें बंद हैं। वो आद्य स्त्रोत्रम पढ़ती जा रही हैं, अभी भी रुकी नहीं है। जब पंडित जी ने देखा कि वो बिल्कुल स्थिर हो गया है, पंडित जी भी अंदर गए मच्छरदानी उठा के और सबसे पहले उसके ऊपर हाथ रखा। बिल्कुल ठंडा सा पड़ा है। फिर उसकी पल्स देखी, पल्स है, हल्की पल्स है, लेकिन जब उसका हाथ देखा तो जहां वो बाजू बंद था वहां से वो जल रहा है। इतना गर्म हो चुका है कि उसने आसपास की स्किन को जला दिया है और वो धुआं उठता हुआ दिख रहा है उसमें से हल्का। पंडित जी उस बाजूबंद को उसके हाथ से निकालते हैं तो वो थोड़ी सी खाल लेकर वहां से जैसे चिपक सा गया हो वैसे उखड़ता है वहां से। चिन्मय बिल्कुल पूरी तरह बेहोश है। सुबह हो गई। चिन्मय की धीरे आहिस्ता आंखें खुलती हैं। हल्की आंख खुलती है तो उसके बहुत दर्द होता है हाथ में। जब वो देखता है तो बाजूबंद नहीं है और उसकी खाल वहां से बिल्कुल जली हुई है। लास्ट जो उसको याद है बस उसको वो राक्षस का शेप याद है। वो राक्षस याद है जो अचानक इंसान से एक ऐसी चीज में तब्दील हो गया था कि जिसके पैर खुर के थे और ऊपर एक राक्षस की बॉडी थी।
उसके बाद उसको कुछ याद नहीं है। उसके कमरे से कुछ बाहर आवाज़ें आ रही हैं कुछ लोगों की। उसमें से शायद एक आवाज़ बिट्टू की भी है। वो बिट्टू को आवाज़ देता है अपनी दर्द भरी आवाज़ में, बिट्टू। बिट्टू भागता हुआ अंदर आता है। खोगदा तुम ठीक हो? खोगदा तुम ठीक हो? हाँ तुम ठीक हो खोगदा? बिट्टू कल क्या हुआ यहाँ पर? मुझे जो याद है मैंने उस अजीब से राक्षस को देखा था। तुमने देखा था क्या? क्योंकि मुझे याद है तुम भी थे, ठाकुर माँ भी थी और वो काली बाड़ी वाले पंडित जी भी थे। मुझे बस इतना याद है कि तुम तीनों कमरे के बाहर थे और एक अजीब सा दिखने वाला राक्षस मेरे कमरे में अंदर था। तुमने देखा क्या उसको? तुमने देखा? और ठाकुर माँ कहाँ है? ठाकुर माँ नजर नहीं आ रही। खोखदा, ठाकुर माँ नहीं रही। खोखदा, ठाकुर माँ चल बसी। हाँ, ठाकुर माँ चल बसी? क्या मतलब? वो कल रात राक्षस हमने भी देखा था खोखदा, और पंडित जी ने और ठाकुर माँ ने मुझसे बोला था कि कुछ भी हो जाए तो बस वो मंत्र पढ़ते रहना। और वो जैसे जब आपके पास बैठी थी ना तो रुद्राक्ष की माला उन्होंने आपके हाथ में रख रखी थी और अपना हाथ ऐसे पकड़ रखा था, और बस वो आद्या स्तोत्रम पढ़ते 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 एकदम से गिर गई। जब देखा तो चल बसी थी, जैसे उस राक्षस को वो लेके चली गई अपने साथ। जैसे वो जो श्राप है ना वो सब अपने साथ ले गई। खोखदा, हाँ मुझे श्राप के बारे में सब पता है खोखदा। मुझे ठाकुर माँ ने मना किया था आपको कुछ भी बताने को, लेकिन ऐसा होगा मुझे नहीं पता था। चिन्मय ये सुनकर शायद उदास भी था और एक अजीब सी फीलिंग थी। अब उसको समझ में आया था कि दादी ने उसको क्यों बुलाया था। उसकी ठाकुर माँ उसको बचाना चाहती थी, उसकी ठाकुर माँ उसको इस श्राप से मुक्त कराना चाहती थी, और उसकी ठाकुर माँ शायद इतने सालों का जो श्राप पूरे खानदान पर लगा था वो शायद अपने साथ लेकर चली गई। शायद ठाकुर माँ को पता था कि इसका सिर्फ यही एक इलाज है, और शायद पंडित जी को भी। पंडित जी भी अंदर आए। उन्होंने चिन्मय को हाथ पकड़ के उठाया और वापस वो बाजू बंद दिया। बोला कि जब तुम्हारा ये जख्म ठीक हो जाए तो इसको पहन लेना, अपने से दूर मत करना। आज उस बात को कई साल गुजर चुके हैं। चिन्मय ठीक है। चिन्मय के 2 बच्चे हैं और अपनी पूरी फैमिली के साथ यूएस सेटल है। एक बड़ी फर्म में आर्किटेक्ट है। लेकिन उसने अपने दोनों बच्चों को आद्या स्तोत्रम बचपन में ही सिखा दिया था, और अपनी पूरी फैमिली के लिए, बीवी और दोनों बच्चों के लिए कालीबाड़ी के मंदिर जी के गुरुजी से वही बाजूबंद लेकर आया है और तीनों को पहना रखा है। आज भी पूरी फैमिली सुबह और रात को सोने से पहले आद्या स्तोत्रम का जाप करते हैं, और चिन्मय अपनी ठाकुर माँ को याद करके आज भी कभी कभी रोता है। अब शायद वो श्राप इस फैमिली से हट गया है, शायद। ये थी चिन्मय की कहानी। आप सुन रहे थे सिर्फ द डायरीज पर, मेरे यानी अहमद फराज के साथ। इस कहानी की लेखिका हैं हमारी अनुश्री बासु। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और कमेंट में राइटर को और मुझे कॉम्प्लीमेंट देना ना भूलें। आपके सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं, एक एक कमेंट का रिप्लाई भी करने की कोशिश करते हैं। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत देख के दिल भर आता है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें ईमेल करना ना भूलें, या द डायरीज के इंस्टाग्राम पर हमें वॉइस नोट छोड़ें या डीएम करें। सुनते रहिए द डायरीज, मेरे यानी अहमद फराज के साथ।